Vajiraman Ravi has been still there even during my mains preparation, during both my attempts 2023-24. I started my preparation in 2018 here as a foundation batch student, and finally I'm again back here 6 years later. The life has come full circle finally. I post-graduated actually in year 2018. After that I came to Vajiraman Ravi, as the name has always been there, where I was completely clueless कि क्या करना है क्या नहीं. And that year I think ये join किया test series मैंने, and we had those regular feedback sessions. GS, we had GS. I was enrolled for the GS thing. I had that regular feedback session. After every copy that was checked, we had those mentoring sessions going on. So उससे पता चलता था what is wrong, where I should add on, what is the changes I need to make, etc. So it went like that, and I really scored good in GS. Last year also it was 435 marks in GS 1, 2, 3, 4. हेलो, मेरा नाम शिवानी है एंड इस साल के यूपीएससी सिविल सर्विस एग्ज़ाम में मेरी रैंक 71 आई थी एंड मेरा बैकग्राउंड इकोनॉमिक्स में है एंड दिस वाज माय 4th अटेम्प्ट. सो अभी मैं आपको अपना GS3 मैंने कैसे तैयार किया उसके बारे में बताना चाहूँगी. GS3 का एक मेजर पार्ट इकोनॉमिक्स होता है, तो इसे मैंने अपने ऑप्शनल के साथ ही मर्ज करके तैयार किया था. तो उस पार्ट को पढ़ने के लिए सबसे पहले मैंने इन टर्म्स ऑफ सोर्सेज अगर हम बात करें तो सबसे पहला सोर्स जो मेरा था वो था मिश्रा एंड पुरी की एक किताब आती है ऑन इंडियन इकोनॉमी. उसको लेकर मैंने उससे अपने नोट्स बना लिए थे. वो काफ़ी एक बल्कि बुक है और उसमें जो डेटा एंड फिगर्स हैं वो थोड़े पुराने दिए हुए हैं. तो इसके अलावा आई थिंक इट कवर्स major parts of Indian economy according to the UPSC syllabus for GS3. So agriculture cover हो जाता है उसमें, irrigation, industries, infrastructure, all of these areas are separately covered. तो ये आपका एक बेस बन जाएगा अपने नोट्स के लिए. आप इसे सप्लीमेंट कर सकते हैं इकोनॉमिक सर्वे और बजट के थ्रू. तो अगर आपको रेलेवेंट प्रेजेंट डेटा चाहिए तो आप इकोनॉमिक सर्वे को रेफ़र कर सकते हैं, विच इज़ एसेंशियली ट्रेजर ट्रोव ऑन द इंडियन इकोनॉमी, एंड इट प्रोवाइड्स यू ऑन relevant data not just for like 1 year but also for the past few years. So that would give you a sense of how the Indian economy is performing. And beyond this, current affairs आप prefer कर सकते हैं. I used Vision का Mains 365 and I had a very selective reading of it depending upon different sectors. जो थे उसके हिसाब से ही मैंने उसको पढ़ा. I didn't go in depth. I don't think it's very necessary कि आप उसको in depth पढ़ें because it adds to the bulk of your notes. In this case, when you are preparing for the economics part of GS3, आप एक बार past years पढ़ लीजिए जिससे आपको एक आइडिया हो जाएगा कि किस एरियाज़ पे आपको फोकस करना है और किस एरियाज़ के आपको नोट्स बनाने चाहिए. इससे आपको एक अंदाज़ा लग जाएगा कि तैयारी कैसे करनी है, क्वेश्चंस पूछे कैसे जाते हैं, और आप अपने नोट्स उसी हिसाब से फिर फ्रेम कर पाएंगे. नेक्स्ट पार्ट आता है इसका इकोनॉमिक्स के लिए. देयर इज़ अ ब्लॉग ऑफ अर्थापीडिया विच हैज़ इन्वेस्टमेंट मॉडल्स इन इट. तो जो इन्वेस्टमेंट मॉडल्स का सब पार्ट है इन GS3 आप इस ब्लॉग से देख सकते हैं. इसमें काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है और काफ़ी डिटेल में भी दिया हुआ है, तो आप समझ भी सकते हैं आसानी से. फिर साइंस एंड टेक की अगर हम बात करें तो ये एक बहुत ही डायनामिक और वास्ट टॉपिक है. इसको करंट अफेयर्स से ही प्रिपेयर करना मैंने वॉज वेरी कंफर्टेबल फॉर मी. तो एक तरफ मैंने करंट अफेयर्स रखे थे एंड ऑन द अदर साइड आई यूज्ड द PMFIS करके एक ब्लॉग है. उस पर साइंस एंड टेक के बेसिक जो साइंस एंड टेक होती है, द अचीवमेंट्स ऑफ डिफरेंट साइंटिस्ट, इंडियन साइंटिस्ट एंड एडवांसमेंट्स, न्यू एडवांसमेंट्स, इन सब के बारे में उस साइट पे अच्छे से कवर किया हुआ है. तो मैंने उधर से अपने नोट्स बना लिए थे एंड देन अगेन आई सप्लीमेंटेड देम विद करंट अफेयर्स. तो जैसे कि सेमीकंडक्टर्स के ऊपर बात हो रही है या फिर चंद्रयान के ऊपर बात हुई, तो दैट आई एडेड टू माई नोट्स. इससे काफ़ी स्पेसिफिक नोट्स भी बन गए मेरे, और ये क्वेश्चंस रेलेवेंट भी हैं और पास्ट ईयर्स में भी आए हुए हैं. तो इससे एक अच्छा आइडिया भी हो गया कि कैसे मुझे आंसर करना है उन क्वेश्चंस को. अगेन आई वुड से कि एक बहुत ही वेरिएबल और वास्ट एरिया रहता है साइंस एंड टेक का.
वो काफ़ी जनरल चीज़ें भी पूछते हैं और काफ़ी स्पेसिफ़िक चीज़ें भी पूछते हैं। तो इस पे अपना ज़्यादा टाइम लगाने से इज़ नॉट वेरी प्रोडक्टिव। सो इंस्टेड आई वुड रिकमेंड कि आप अपना बेसिक्स कवर कर लीजिए और अपने करंट अफेयर्स कवर कर लीजिए। बियॉन्ड दैट आप अपनी डिराइव्ड नॉलेज से आंसर लिख सकते हैं तो बेटर रहेगा, इंस्टेड ऑफ ट्राइंग टू कवर एवरी पार्ट ऑफ दिस टॉपिक। इसके बाद आता है एनवायरनमेंट। तो एक एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट का पार्ट है, उसका नोट मैंने ऑनलाइन बना लिया था। वो रिसेंटली भी न्यूज़ में रहा था, तो मैंने उससे डिफरेंट कोचिंग सेंटर्स हैव उनका समरीज़ फॉर दिस, तो उससे मैंने एक अपनी समरी बना ली थी। एंड उसके बाद एक इंडिया की क्लाइमेट पॉलिसी जो हो जाती है, उसके लिए मैंने PIB को रेफ़र किया था। उससे को रेफ़र करके मैंने सारा जो इंडिया का NDC है, पंचामृत है, उसके ऊपर अच्छे से मैंने नोट बना लिए थे। एंड साथ ही साथ आई वेंट बैक टू डिफरेंट क्लाइमेट समिट्स जो हुए हैं फ्रॉम पास्ट 1992 टिल प्रेजेंट, सो गिविंग मोर वेटेज टू द प्रेजेंट क्लाइमेट समिट। एंड आई मेड नोट ऑन कि उस समिट में क्या इंडिया का पोजीशन रहा है और किस चीज़ों में इंडिया हैज़ फोकस्ड मोर ऑन, so that I added to my notes and it helped to build an understanding of कि इंडिया की पॉलिसी क्या है और डिफरेंट क्लाइमेट और एनवायरमेंटल इश्यूज़ करंट में क्या है। इसके बियॉन्ड टू कवर द पोल्यूशन एंड डिग्रेडेशन पार्ट ऑफ द सिलेबस देयर इज़ शंकर IAS का एनवायरनमेंट का बुक। आई यूज़ दैट टू स्टडी प्री एज वेल, तो मैंने वही नोट्स लिए थे एंड आई मेड देम फॉर मेंस एंड दे हेल्प मी कवर द एनवायरनमेंट वाला पार्ट अच्छे से। इसके अलावा सिक्योरिटी कवर करने के लिए देयर इज़ अ बुक कॉल्ड चैलेंजेस टू इंटरनल सिक्योरिटी बाय अशोक कुमार। आई थिंक दैट बुक इज़ ओरिएंटेड टुवर्ड्स द एग्ज़ाम, सो इट कवर्स कॉम्प्रिहेंसिवली जो आपके डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सिलेबस है। आप उस बुक को रेफ़र करके आप अपने नोट्स बना लीजिए। ज़्यादातर वही चीज़ें आती हैं जो करंट अफेयर्स में रेलेवेंट रहती हैं, तो उस पे फोकस करना बिकम्स वेरी इम्पॉर्टेंट। देन व्हेन इट कम्स टू डिज़ास्टर मैनेजमेंट, दैट आई बिलीव इज़ समथिंग दैट यू विल हैव टू गूगल। आप वो गूगल कर सकते हैं, उसका आप डिफरेंट डिज़ास्टर्स ले लीजिए, जैसे फ्लड्स हो गया, लैंडस्लाइड हो गई, अर्थक्वेक हो गया। आप इसका देखिए कि इनका कॉज क्या होता है, इनका इम्पैक्ट क्या होता है। कोई रीसेंट इवेंट हो जो न्यूज़ में आया हो, तो उसका आप एग्ज़ाम्पल नोट कर लीजिए एंड हाउ टू मिटिगेट इट। एंड देन अगर कोई इंडियन गवर्नमेंट की स्पेसिफिक पॉलिसी रही है, तो NDMA की वेबसाइट पे दे हैव गिवन डिफरेंट पॉलिसीज़ ऑफ गवर्नमेंट इन ऑर्डर टू एड्रेस दीज डिज़ास्टर्स। आप उन्हें रेफ़र कर सकते हैं। वेरी ब्रीफली, देयर आर hefty documents, these are proper big documents and reports, तो पूरा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आप उन्हें briefly रेफ़र कर सकते हैं and they will build your understanding about how Indian government is organizing disaster relief efforts। and इस केस में कोई भी चीज़ जो करंट न्यूज़ में आई है, कोई डिज़ास्टर जो करंटली न्यूज़ में है, जैसे लैंडस्लाइड हो गया, स्टैम्पेड हो गया, तो ये सारी चीज़ें बिकम्स वेरी इम्पॉर्टेंट बिकॉज इन चीज़ों पे आप फोकस ज़रूर करिएगा, इनका स्पेसिफिक नोट बना लीजिएगा, तो आपको आंसर राइटिंग में भी आसानी होगी। तो इस पेपर में मेरे मार्क्स 100 थे एंड आई रिलाइड ऑन माई ओन नोट्स। I did not take any coaching for preparing for this. However, I took help of test series. I subscribed to 2 test series. एक Vision IAS की test series थी और एक मैंने Forum IAS की test series यूज़ की थी। तो both of these test series were useful and they helped me know कि time limit में paper कैसे complete करना है, तो वो part भी उसमें काफ़ी useful रहा उन test series के through। So throughout my 4 attempts I realized that this paper is very dynamic and it's a very current affairs based paper। तो major role इसमें beyond आपकी specific books और आपके specific notes, current affairs का एक major role रहता है।
तो अगर आप करंट अफेयर्स अच्छे से तैयार करें, मेजर इवेंट्स अगर आप नोट कर लें और उनको अच्छे से तैयार करें, तो आपका ये पेपर अच्छे से तैयार हो जाएगा। व्हेन इट कम्स टू आंसर राइटिंग फॉर दिस पेपर, आई प्रिपेयर डिफरेंट फॉर्मेट्स फॉर डिफरेंट सब्जेक्ट। तो जैसे कि इकोनॉमिक्स हो गया, तो मेरा ये फॉर्मेट था उसमें कि I would start with a data or a committee report, and then after the main body, my conclusion in this paper was always very optimistic. For example, कि how will this help in reaching the goal for Viksit Bharat, या फिर how will this help in fulfilling our SDG का जो target है वो कैसे हम fulfill कर सकते हैं, how can we fulfill our climate target if we follow this particular recommend. So basically जो conclusion था, I tried to keep it as optimistic as possible, and I tried to also add not just data, facts and figures, but also कि अगर कोई SDG है उससे related, if there's a SDG on zero hunger, I added that. Climate action पे there's an SDG, so I added that in this paper. For writing answers in security, it becomes important कि आप start करें from committee report, अगर आप वो कोट कर पाते हैं, और कोई current event अगर आप कोट कर पाते हैं, तो that helps a lot in starting or introducing your answer. आप conclude भी इसी तरह कर सकते हैं कि आपने recommendations दे दी किसी committee report की, तो वो अगर आप बता दें तो that helps a lot in having a proper conclusion to your answer. Beyond that, science and tech में you should I think stick to the question as much as possible. जो question में पूछा है अगर आप वो directly या answer कर पा रहे हैं तो I think that is the best. For disaster management, giving examples is very important कि ये disaster पहले कहाँ पे हुआ था, and giving India's policy on that particular disaster, या फिर कोई recent में landslide mapping हुई है तो आप उसका example दे सकते हैं. That adds weightage to your answer and makes it more complete. After this, I think कि इस paper में it's very important to know कि question का demand क्या है. So accordingly आपको answer करना है. Because इस पेपर, because it's a very current affairs heavy paper, it's not possible कि आपको सब पता होगा या आपको हर चीज़ के बारे में knowledge होगी. So it becomes important कि आपकी जो knowledge है that you can apply to how to answer the what the question is demanding. अगर आप उस तरह से frame करते हैं अपने answer को, that gives you an edge and helps you also write a very complete answer as such. So इससे आपका एक अच्छे से तैयारी होगा. इसके लिए अगेन आई वुड रिकमेंड कि आप पास्ट ईयर्स अच्छे से पढ़ें. आई नो कि ये करंट अफेयर का फोकस्ड पेपर है, बट अगर आप एक पास्ट ईयर्स पढ़ते हैं तो आपको अंदाज़ा हो जाता है कि सिक्योरिटी के इतने क्वेश्चंस आएंगे, एनवायरनमेंट पे एक क्वेश्चन आएगा, 2 क्वेश्चन आएगा, एक 10 मार्कर आएगा या फिर एक 15 मार्कर आएगा. उस हिसाब से आपको अंदाज़ा हो जाता है, तो आप उस हिसाब से उसकी तैयारी कर सकते हैं उतना वेटेज देकर उस पर. सो अगर आप पास्ट ईयर्स करते हैं तो उससे एक ये बेनिफिट ज़रूर रहेगा आपको. ऐसा कुछ भी नहीं रहता जो आपको बिल्कुल ही नहीं आता, पर ऐसा होता है कि ये तो मतलब इसकी तैयारी नहीं की थी आपने, पर फिर भी आपने आंसर कर दिया. सो व्हाइल प्रिपेयरिंग फॉर दिस पेपर मैंने कोई ऑनलाइन चैनल्स या कोई ऑनलाइन मटेरियल एज सच यूज़ नहीं किया था. I relied mainly on current affairs, past years and my own notes. So I consolidated all of these 3 into one note which I used for writing answers, and I continued this. I had the same strategy for my last attempt as well, and I continued this strategy because दोनों ही cases में मेरे अच्छे marks आए थे, तो इसीलिए मैंने ये strategy continue रखी. Finally जब हम आंसर राइटिंग की बात करते हैं तो इन दैट केस लेट्स से अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आता है विच इज़ वेरी ट्रिकी, आपको समझ नहीं आ रहा है कि इसे आंसर कैसे करें. जनरली इस पेपर में ऐसे क्वेश्चंस काफ़ी आते हैं बिकॉज काफ़ी करंट अफेयर कंपोनेंट अटैच्ड है और काफ़ी रैंडमनेस है इस पेपर में. सो इन ऑर्डर टू आंसर सच क्वेश्चंस I think it's necessary that
you don't panic. First of all, you try and remember कि what is the related thing, आपने इसके related में क्या चीज़ पढ़ी है which you can utilize in your answer. For example, इस बार एक एस्टेरॉयड अटैक, अगर एस्टेरॉयड इंडिया अर्थ पे फॉल करता है तो उस पर एक क्वेश्चन आया था दैट क्या लाइफ एक्सटिंक्ट होगी इस केस में. तो ये ऐसा बहुत ही रैंडम सवाल था अकॉर्डिंग टू मी. बट अगर हम इसका याद करें कि NASA has a DART strategy, there are different experiments which were being done जिसमें NASA had taken part, ISRO had taken part. So अगर हम ये panic ना करें and then if we try and recall these simple facts and then mold them into an answer of how it was or how you can write this answer, have a proper body कि इसमें impact क्या होगा, इसका mitigate करने के लिए जो strategies हैं वो आपने कोई सोची हो या फिर कोई गवर्नमेंट्स ने ली हो, तो अगर आप वो लिख सकते हैं इस केस में, so that will help it make a conclusive answer and it will also help you fetch some marks at least. It is possible that you won't be able to fetch very nice marks in such a random question, but I believe कि अगर आप इतना भी लिख देते हैं तो that helps at least थोड़े marks आपको मिल जाएंगे and वो blank नहीं जाएगी answer sheet. In terms of time management, I did not divide question wise. मैंने ऐसे डिवाइड नहीं किया था कि 7 मिनट में इतना क्वेश्चंस पूरा करना है. मैंने डिवाइड किया था कि 5 questions I will complete in about 32 minutes. Then next 5 questions, the 10 markers. Then next 10 markers I'll do by the time the clock hits 1 hour 10 minutes. And then after this I'll complete my 15 markers. और एंड में मैं कोशिश करूँगी कि 5-6 मिनट रहे कि मेरा राइटिंग स्पीड ऐसा होना चाहिए कि आई हैव सफिशिएंट टाइम कि आई कैन गो बैक, कि अगर किसी क्वेश्चन में मैंने स्पेस छोड़ी है कुछ लिखने की तो आई कैन गो बैक एंड राइट. ऑल्दो आई वुड एडवाइज़ कि आप you try and complete your answers in one go and ensure कि revisions और बार बार आने की आपको ज़रूरत ना पड़े, because that also I believe counts as a waste of time and काफ़ी short time limit रहता है इस पेपर में. So अगर आप ये strategy adopt करते हैं, I hope it helps you in preparing for paper GS paper 3. जब हम आंसर राइटिंग की बात करते हैं, अगर आपको अपनी आंसर राइटिंग इम्प्रूव करनी है तो मैंने भी ये किया था कि आई वुड गो टू विजन की वेबसाइट और वहाँ पे उनके पास्ट ईयर टॉपर्स के आंसर शीट्स दी हुई होती हैं. आई वुड रीड थ्रू देम एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड कि उन लोगों ने अपने आंसर्स कैसे लिखे हैं, एंड इससे मेरा आंसर्स में हाउ आई कैन इम्प्रूव एंड व्हाट आई कैन ऐड. सो दीज थिंग्स आई नोटेड डाउन एंड दिस इज़ हाउ आई वर्कड अपॉन इम्प्रूविंग माई आंसर्स. इसके बाद अगर हम करंट अफेयर्स की बात करें, एज आई मैंशन ये पेपर बहुत करंट अफेयर हैवी है, पर आई बिलीव कि एक सोर्स अगर आप यूज़ कर लें तो मेरे केस में मेरे अपने करंट अफेयर्स के नोट्स थे और उसके बाद मैंने बहुत बेयर बोन्स रीडिंग आई डिड फॉर विजन्स का मेंस 365. So that I feel is more than sufficient. You choose one source and you choose the major events that are there for the past 1.5 years is more than enough in order to prepare for this paper. And beyond that, अगर हम budget and economic survey की बात करें, these are bulky documents and I don't think there's a need कि आप इन documents को cover to cover पढ़ें. So when you're preparing for budget, the finance minister's budget speech is very helpful. It tells you about not just the areas that the government is focusing on, it also tells you the schemes that the government is introducing and the main data points also आपको उनकी speech से मिल जाते हैं, जैसे fiscal deficit हो गया, growth rate हो गया. So these data points also you can get from there. Beyond this, budget को पढ़ने के लिए PRS और PIB में से किसी एक की भी आप समरी ले लीजिए, आप उसको गो थ्रू कर लीजिए एंड दैट शुड बी सफिशिएंट टू कवर बजट. आफ्टर दिस
when we talk about economic survey, again it's a very bulky document. I don't think there's a need to read the entire document. Instead आप उसका फर्स्ट चैप्टर पढ़िए, दैट्स एन ओवरव्यू ऑन इंडियन इकोनॉमी. अगर आपका ज़्यादा इंटरेस्ट है तो हर चैप्टर के स्टार्ट में देयर इज़ अ स्मॉल समरी ऑफ उस चैप्टर में क्या दिया हुआ है, तो आप वो रेफ़र कर सकते हैं. इट्स अ हाफ पेज समरी फॉर ईच चैप्टर. तो आपका एग्रीकल्चर के लिए हो जाएगा, इंडस्ट्री एंड सर्विसेज के लिए हो जाएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए आप ये पढ़ सकते हैं, पॉवर्टी, सोशल डायमेंशंस में आप इसका यूज़ कर सकते हैं. तो एवरी चैप्टर हैज़ दिस शॉर्ट समरी and you can use that to get not just data points but also the major schemes are mentioned within that summary. Beyond that, PIB has a highlight and summary of economic survey. अगर आपको लगता है कि आपको थोड़ा और पढ़ने की ज़रूरत है तो आप उसे रेफ़र कर सकते हैं, and that is more than enough to cover the entire economic survey. So this was all about how I prepared for GS3. It is a current affairs heavy paper. However, past years have an important place in the prep for this paper. So I wish everyone all the best, and I hope कि आप इस पेपर की अच्छे से तैयारी करें और उस हिसाब से आपके अच्छे मार्क्स आए. थैंक यू.